दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। इस क्लास को हमने पिछली क्लास में भी हमने इसके 25 क्वेश्चन तक देखे थे। बाय चांस इसके पता नहीं कुछ गड़बड़ होने के कारण जो हम 40 प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे वह छूट गए थे, तो यहाँ पर हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो डेली बेस पर जो हमारे 40 से 50 या 30 क्वेश्चनों पर चर्चा होती है, और आज के टॉपिक में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ए 1832 ईस्वी, बी 1833 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी, डी 1835 ईस्वी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 1834 ईस्वी। सी इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य तीन प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास थीं। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सी.टी. मैटकाफ को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ए 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, बी 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, डी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जैसा कि दिया गया है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन हो जाएगा हमारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया। तो यह कथन तो हमारा पहला गलत है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार कूट के माध्यम से हमारा पहला गलत होगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था।
अतः कथन एक सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर या किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। जैसा कि दिया गया है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी हम व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट के माध्यम से, जैसा कि दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। कौन कौन से क्षेत्र हैं? नंबर 1 पॉइंट दिया गया है, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने या कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ए. 1909, बी. 1861, सी. 1867, डी. 1892। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. 1892। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
दिया गया भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ए 1835, 1867, 1868, 1908 या बी वाले ऑप्शन में दिए गए हैं 1854, 1864, 1872, 1910। सी वाले में दिया गया है 1854, 1872, 1908 और 1910। डी वाला ऑप्शन कह रहा है 1867, 1908, 1910, 1909। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे 1867 एक था सबसे पहले 1835 में, और यह दो 1854 में ऐसा नहीं था। 1854 यहाँ है, 1867 था और 1835 यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला सिर्फ राइट आंसर बचेगा। 1878 और 1908 यह भी दोनों थे। इस प्रकार ए वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है विधानों की दमनकारी नीतियों का उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ए 1861 में, बी 1851 में, सी 1871 में, डी 1881 में। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 1861 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन? ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे ऑप्शन। बी ऑप्शन है मिंटो मार्ले सुधार 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे हम।
दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ए. रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी. चार्टर अधिनियम 1833, सी. पिट इंडिया एक्ट 1784, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? ए. मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, बी. मार्ले घोषणा के नाम से, सी. मिंटो घोषणा के नाम से, डी. चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ए. लॉर्ड क्लाइव, बी. हेक्टर मुनरो, सी. लॉर्ड मैकाले, डी. सर लियोनल कर्टिस, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, सर लियोनल कर्टिस द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1919 का आधार बनी, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए. लॉर्ड जॉर्ज, बी. जॉर्ज हैमिल्टन, सी. सर सैमुअल हॉर, डी. लॉर्ड सैलिसबरी, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर देखिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. लॉर्ड जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जो यूपीपीसीएस प्री 2004 और 5 दोनों में पूछा गया है। दिया गया है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ए. 1892, बी. 1909, सी. 1919, डी. 1935। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम लागू की गई थी।
आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे हम। दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे हैं। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में वर्ष 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ए, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। बी, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया गया जाना। सी, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना। डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ए, सामाजिक सुधार। बी, शैक्षिक सुधार। सी, पुलिस प्रशासन में सुधार। डी, संवैधानिक सुधार। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी, संवैधानिक सुधार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ए, न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेटिव के बीच शक्ति पृथक्करण। बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? ए, 1861 में। बी, 1992 में। सी, 1909 में। डी, 1919 में। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, 1919 में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बी, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ। डी,
मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन और कारण के साथ में यह क्वेश्चन है और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो पहला कथन दिया गया है हमारा, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। तो कथन तो हमारा सही है। कारण चेक कर लेते हैं। कारण है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो यहाँ पर कारण भी सत्य है, लेकिन कथन की कारण व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम सबसे पहले कारण पढ़ेंगे। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, इसलिए द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। तो यह कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ए, यानी कि दोनों सही, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को, जैसा कि दिया गया है। 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैशासन प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को, जैसा कि दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे, यानी कि कौन कौन से कथन सम्मिलित थे उनको यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। पहला कथन क्या कह रहा है, या एक संघ का प्रावधान 1935 के मुख्य तत्वों में था, एक संघ का प्रावधान। अगला दूसरा दिया गया है प्रांतों को स्वायत्तता देना, तो दूसरा भी सत्य है बिल्कुल। तीसरा देखते हैं, प्रांतों में
शासन की प्रस्तावना, तो यहाँ पर तीसरा तो गलत है, चौथा चेक कर लेते हैं। नंबर 4, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, यह भी गलत है। यानी कि एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, यानी कि एक और दो सत्य हैं, तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में ही मिल जाएंगे आपको। देखते हैं और इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे हम। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं को मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी बन नहीं पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। बी, कैबिनेट मिशन। सी, साइमन कमीशन। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए, कैबिनेट मिशन। बी, क्रिप्स मिशन। सी, रॉरेट मिशन कमीशन। डी, साइमन कमीशन। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला कथन कह रहा है, गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, यानी कि एबोलिशन ऑफ डायरची इन स्टेट्स। नंबर 2, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। नंबर 3, सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति। यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से इसका सही उत्तर देखना है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, तो पहला सही है। दूसरा है, गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, तो यह भी राइट है। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कौन कौन हमारे थे? 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ए, प्रांतीय स्वायत्तता। बी,
प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। सी, भारत की संघीय संरचना। डी, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है हमारा बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला कथन कह रहा है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। नंबर 2, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। नंबर 3, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। इन उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यानी कि 3 कथन जो दिए गए हैं इनमें से इसका राइट आंसर देखना है। यहाँ पर प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, सही है। नंबर 2, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, दूसरा भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तो तीसरा भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 डी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को, जैसा कि दिया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना पर स्वायत्तता शासन की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। नंबर 8, फेडरल न्याय की स्थापना आदि। प्रश्नगत तीनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित होने से सही उत्तर विकल्प डी होगा या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट वैशिष्ट युक्त नहीं है? ए, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। बी, द्विसदनीय विधानमंडल। सी, प्रांतीय स्वायत्तता। डी, एक अखिल भारतीय संघ। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, क्या थी? ए, राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। नंबर डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सी, राजगोपालाचारी, सी, महात्मा गांधी, डी, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या को। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ए, 1858 का अधिनियम, बी, 1909 का अधिनियम, सी, 1919 का अधिनियम, डी, 1935 का अधिनियम। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? ए, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। व्याख्या दी गई है, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ए, रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी, लखनऊ अधिवेशन 1936, सी, फैजपुर अधिवेशन, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान सभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए हैं? भारत ए दिया गया है 1926, बी 1937, सी 1945। सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से। इसका कोड के माध्यम से सही उत्तर देखें तो ए हो जाएगा 1936 और सी हो जाएगा 1945 यानी कि 1937
नहीं है तो यहाँ पर बी वाला जहाँ हो काट देंगे, और ए और सी है तो यहाँ पर ए वाला भी कटेगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ए और सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ज्ञातव्य है कि 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 1945। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी M.A. जिन्ना, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्तां का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, डी भारत सरकार के कार्य संचालन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें या किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ए मार्लियामेंटो सुधार 1909, अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और यह यूपी ROARO री एग्जाम प्री 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले
संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर। इससे पहले हम एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आधा प्रश्न इसको समझने में ही लगेगा। दिया है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का यह कथन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के संविधान के प्रारूप में भारत सरकार या भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ए. सोमनाथ लाहिड़ी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. N.G. रंगा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर इस खाली स्थान पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ऑप्शन भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया गया, संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? डैश डैश अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. चार्टर एक्ट 1833, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पर आधुनिक भारत के जितने भी प्रश्न बनते थे, यहाँ पर उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की और यह टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हुआ। और आपने शुरू से लेकर अंत तक जो क्लास देखी है उसके लिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया या धन्यवाद करते हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आप सभी लोगों ने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं एक साथ में और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस देखना चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और यह सब्जेक्ट ख़त्म होने वाला है। इसके अतिरिक्त आप किस सब्जेक्ट्स पर क्लासेस चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।